नमस्कार आशु, आपका स्वागत है नमस्कारम। एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कुमाऊं पे। ओके। तो थोड़ा सा इस मंच के बारे में आपको बताना चाहूँगा, हालांकि आपको ऑलरेडी मालूम है, बट थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन, हम्म। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के बारे में बता देते हैं। एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कुमाऊं इस थॉट के साथ इस्टेब्लिश किया गया था, और हर बार मैं हर पॉडकास्ट से पहले रिपीट करता हूँ, इसको स्पेस देने की कोशिश करता हूँ 2 मिनट की, कि हम लोग चाहते हैं, या स्पेशली जो मेरे साथ एसोसिएटेड है टीम पॉडकास्ट में, वो सब चाहते हैं कि हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन दें उत्तराखंड में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो हम्म। एक नई सोच के साथ नई किस्म का काम कर रहे हैं। ट्रेडिशनल वर्क को उन्होंने कुछ नया इनोवेशन दिया है, या कुछ भी ऐसा डिफरेंट है जो एक रेगुलर सेट ऑफ बिजनेस से अलग है। तो एंटरप्रेन्योर्स ऑफ कुमाऊं हम्म। उन लोगों के लिए एक हम्म। मंच है। उसी में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं बाकी हम्म। अपने मित्रों को बताना चाहूँगा। हमारे साथ हैं आशुतोष कांडपाल। ये एक युवा और एक काफ़ी प्रभावशाली बिजनेसमैन है। इनका एक अपना बहुत सुंदर बिजनेस ब्रांड है, हिल्स टू होम। मैं ज़्यादा कुछ बिजनेस और ब्रांड के बारे में बताऊंगा नहीं, मैं चाहूँगा आशु ही उसके बारे में एक्सप्लेन करें। बट आशु के बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आशु का जो एंड एम है या एजेंडा है। आशु एक अच्छी आईटी कंपनी में नौकरी करते थे, काफ़ी सारे इन्होंने देश विदेश में प्रोजेक्ट संभाले। बट जब वो अपने घर की कॉलिंग आती है तो उन्हें लगा कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो आशु को मैं एक एंटरप्रेन्योर ना कह के, अगर मैं सोशल एंटरप्रेन्योर कहूँ या रूरल एंटरप्रेन्योर कहूँ, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। आशु, ओवर टू यू आशु। आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए, कैसे आपने ये शुरू किया और आप आज कहाँ हैं? आज जैसे आपने बताया कि हिल्स टू होम नाम से हमने ब्रांड, उससे पहले मैं आईटी कंपनी में काम करता था और उससे पहले भी मैं काफी जॉब कर चुका हूँ। जैसे कि मतलब डिफरेंट फील्ड्स में कर चुका हूँ। कॉल सेंटर में सबसे पहले शुरू किया था मैंने काम करना, और उससे पहले मैं रेस्टोरेंट में था, डोमिनोज में भी काम किया है मैंने, बिकॉज घर की स्थिति थोड़ा पहले से सही नहीं थी, तो आई थॉट टू सपोर्ट माई फैमिली वाइल कंटिन्यूइंग माई एजुकेशन। सो ये सब चीजें रही जिस वजह से काफी मतलब जॉब का बहुत ही अर्ली एक्सपोजर मिल गया था। उस टाइम पे हल्द्वानी में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, तो मुझे दिल्ली जाना पड़ा। आज के समय में हल्द्वानी में काफी अपॉर्चुनिटीज है, जो कि अच्छा है। हम्म, हम्म, बच्चे अपने पढ़ाई के साथ साथ काफी एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं। सो ये जो सेटबैक्स थे, मतलब इसको मैं लर्निंग ही कहूंगा, बिकॉज इसी की वजह से आज थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग जो पर्सनैलिटी है अभी अंदर, वो है। और रही बात इसको शुरू करने की, तो पहले एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट तो बचपन से ही था। जब हम काठगोदाम में रहा करते थे, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ हम ऐसा करते रहते थे कि जैसे टूरिस्ट को घुमाना है, नैनीताल में टूरिस्ट को घुमाना है, तो एक उससे पैसा कमाना। तो वो पहले से ही था, मतलब कि एक एक्स्ट्रा इनकम आ जाए। और जुगाड़ू प्रवृत्ति पहले से ही थी, कभी काफल बेचना, कभी मतलब ये सब चीजें करना कि अपना जो एडवेंचर एक्टिविटीज है उसके थ्रू कुछ एक्स्ट्रा करना। और जैसे क्रिकेट में उस टाइम पे, मतलब हालांकि वो सही है या नहीं है उसका तो डिफरेंट स्टोरी है, कि बैट लगा के जीतना और वो सब चीज पैसे कमाना। तो आजकल मतलब एमपीएल ने खेल को, काफी उत्तराखंड के लोगों हाँ। को जिताया है इसमें। नहीं नहीं, हम तो वैसा करते थे कि हम मैच खेलते थे लाइव, फुटबॉल के, क्रिकेट के, अच्छा, अच्छा, उसमें वैसे वाला। अच्छा, ये उस गेमिंग टाइम पे बेट। ऑनलाइन मोबाइल, हाँ, मोबाइल का तो जमाना नहीं होता था उस टाइम पे। हम खुद भी खेलते थे उसमें, खुद पार्टिसिपेट करते थे। तो ये सब चीजें थी। उसके बाद फिर जब ये आईटी कंपनी में काफी काम किया, सो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, जब मैं एक्चुअली काफी उब गया था बेसिकली एक आईटी काम से, बिकॉज उसमें जॉब में मैंने ये देखा कि वैसे तो सब सही चल रहा था, और जो मैं चाह रहा था वो मुझे मिल गया था एक्चुअली। और पहले मैं ये चाहता था कि मैं आईटी में काम करूं, बिकॉज बीइंग फ्रॉम दिस मॉडेस्ट बैकग्राउंड, आईटी में काम करना भी एक सपना होता था, और वो सपना पूरा हो गया था। बट फिर आई वॉज नॉट हैप्पी। तो कुछ एक कॉलिंग थी अंदर से, तो उसके बाद मैं जस्ट ट्रेवल में गया एक। सो 3 to 6 months आई यूज टू हैव अ बुलेट। तो वो आपको भी शायद याद होगा। तो उसमें मैं निकला था यात्रा में दिल्ली से, और वहां से फिर मैंने शुरू किया दिल्ली से काठगोदाम से मुंशियारी, वहां से गढ़वाल, और पूरा उधर नेपाल बॉर्डर। ये मैंने 3 से 6 महीने में ट्रेवल ही किया बस, और कुछ नहीं किया। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि एक अपॉर्चुनिटी है पहाड़ में। एक तो समस्या है, बिकॉज सबसे बड़ी समस्या है, और अगर समस्या हो तो अपॉर्चुनिटी अपने आप रहती है, राइट? ये आपको पता ही है। तो समस्या यही थी कि उनको एक मार्केट नहीं मिल रही है अच्छी, जो पहाड़ के हमारे ऑर्गेनिक मतलब प्रोड्यूस है या ऑर्गेनिक चीजें हैं।
और ऑर्गेनिक से ज़्यादा मैं उसको, बिकॉज़ ऑर्गेनिक तो आजकल बज़वर्ड है, ऑर्गेनिक पे मैं ज़्यादा ना फ़ोकस करके नेचुरल बोलूँगा उसको। बिकॉज़ नेचुरल। ऑर्गेनिक के नाम पे मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो होनी नहीं चाहिए, बट खैर उसकी हम टिग्रिटीज़ में नहीं जाएँगे, बट नेचुरल फार्मिंग जो है काफ़ी होती है, और नेचुरल फार्मिंग अच्छा भी है। तो उसको सही मार्केट नहीं मिल ब आज के समय में तो काफ़ी अच्छा, जब हमने शुरू किया था 2016 में एक्चुअली, ऑफ़िशियली तो 17 में किया था, बट 16 से हमने शुरू कर दिया था ये प्रमोशन करना इस ब्रांड का। तो इस ब्रांड का प्रमोशन जब हमने किया, कुछ लोग जुड़े थे उस टाइम पे हमारे साथ, तो वही है कि बिज़नेस और ये जर्नी जो है, इस जर्नी में लोग आते हैं, जुड़ते हैं, और हर किसी का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो उसमें उनको मतलब जो भी आया है, जो भी गया, वो अपने कारणों से, जिस भी कारणों से वो नहीं रहे, बट स्टिल उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे अकेले का नहीं है ब्रांड। ये अगर मैं ऐसे कहूँ मैंने अकेले बनाया, तो वो एक नाइंसाफ़ी होगी, और वो मतलब ईगो होगा, तो मैं वो बोलना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं था, मुझे बिज़नेस का भी नहीं पता था। मैं आईटी बैकग्राउंड से था। सो बट वही है कि एक ज़ील थी करने की और सीखने की, तो वो कर के, और हमने बस मुझे हाँ टेक्निकल फ़ील्ड का पता था, तो हमने वेबसाइट बनाई, ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई, और पहला मुझे याद है आज भी कि पहला ऑर्डर जो हमारा आया था, तो मैं खुद ही जाता था अपनी बाइक में डिलीवर करने। तो शुरू के 6-7 महीने तक तो हमने सॉरी, जितने भी ऑर्डर्स थे वो मैं खुद करता था डिलीवर। फिर हमने किसी एक लड़के को रखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि नहीं, ये एक मतलब है, हो तो सही रहा है, बट स्केलेबिलिटी इससे नहीं हो सकती। फिर हमने जो कुरियर एजेंसीज़ वगैरह से टाई अप किया। फिर इसका एसईओ और जो ब्रांडिंग पार्ट है, वो देखा हमने। फिर उसके बाद हमारा जब मतलब बी टू बी सेगमेंट में काफ़ी अच्छा काम होने लग गया था। लोग, बिकॉज़ हम ऑलरेडी 3-4 साल से मार्केट में थे, तो लोग देख रहे थे उस ब्रांड को। और जैसे अभी एप्रिकॉट ऑयल में हमने काफ़ी एक इनोवेशन किया। हमने एप्रिकॉट ऑयल को काफ़ी रिफाइन करके, मतलब अच्छे से पैकेज करके और अच्छा मार्केट किया, उसकी एक प्रोसेस बनाई। अदरवाइज़ पहले क्या होता था, चुल्लू का तेल केवल वहाँ के लोकल लेवल पे यूज़ होता था, और कुछ हिमाचल के गाँवों में यूज़ होता था। तो हमने उसको एक इंटरनेशनल मार्केट दी, और वहाँ से कुछ लोग उसमें भी जुड़े, मतलब अकेले हमारे बस की नहीं थी वो, तो बहुत एक्सपोर्टर्स के साथ मिलके, सो वो हमने किया, और काफ़ी अच्छा वहाँ से हमारा रेवेन्यू आया। उसके बाद फिर हम ये कोविड हिट हो गया, और उस दौरान मेरी आपसे भी मुलाकात हुई। मतलब आप आपसे तो मैं बहुत पहले से जानता था, बट रिगार्डिंग दिस बिज़नेस, सो यू गिव सम एडवाइस कि कैसे क्या कर सकते हैं। फिर हमने कुछ एक ब्रांड बनाना चाहा। सो उस ब्रांड में कुछ मतलब सही चल रहा था, बट कुछ इश्यूज़ हुए, तो वो उतना वर्कआउट नहीं हो पाया, बट स्टिल, सो मेरा ये मानना है कि जो हमारा ओवरऑल आइडिया है, वो तो सही है, और वो तो सही चलेगा ही चलेगा, बट कुछ इश्यूज़ रहते हैं कि कहीं पर हमारे कुछ एफर्ट्स मिस आउट हो जाते हैं, तो जिस वजह से हम वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाते हैं। बट जो एक लार्जर पिक्चर में बोला जाए, तो जो हमारा मकसद है कि एक सोशल एंटरप्राइज़ खड़ा करना, वो काफ़ी हद तक हम उस दिशा में सही जा रहे हैं। और बिकॉज़ रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी जो जैसे हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइज़ेशन की, तो इसमें भी इंडस्ट्रीज़ का भी डिसेंट्रलाइज़ेशन होना बहुत ज़रूरी है, या एंटरप्राइज़ का भी। बिकॉज़ अभी क्या है कि केवल हम अ, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर इस जगह पे ज़्यादा कंपनीज़ ना रहें, सो विलेज लेवल पे और टियर 2 लेवल पे रहें, आशु, ब्लॉक लेवल पे। तो ये मैं एक आपसे हमारा सपना है, जिसके थ्रू हम काफ़ी, हमारे फार्मर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और काफ़ी एसएचजीज़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सो वो इसको मतलब जितने भी एसएचजीज़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो काफ़ी हेल्प कर रहे हैं हमें ये अचीव करने के लिए। तो हमारा मिशन ये है कि हमें मतलब उत्तराखंड को एक काफ़ी जो रूरल, उत्तराखंड को नहीं बोलूँगा मैं, हिल्स को बोलूँगा। हिल्स की, चाहे उत्तराखंड, हिमाचल या कोई भी पहाड़ी क्षेत्र हो जहाँ से, बिकॉज़ वहाँ की जो संपदा है, एक नेचुरल, आप कह सकते हो उसको, प्राकृतिक संपदा, तो उसका हम यूज़ करके कुछ अच्छा, कंज़्यूमर को भी अच्छा प्रोडक्ट दे पाएँ, और बिल्कुल। वहाँ के इकोनॉमी को भी अच्छा आगे बढ़ा पाएँ। आशु, मेरा आपसे एक एक था कि अभी हम ज़्यादातर बिज़नेस की फंक्शनैलिटी पे बात कर रहे हैं। तो आप जी। थोड़ा-सा ये बताएँगे हिल्स टू होम करती क्या है? अगर हिल्स टू होम की डीएनए की बात करूँ तो डी डीएनए क्या है और हिल्स टू होम के प्रोडक्ट्स क्या हैं जो वो मार्केट में सेल या सर्विसेज़ क्या हैं जो मार्केट में एंड कंज्यूमर तक पहुँचाने की कोशिश करती है? नहीं, अभी हमने इसमें फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में काम किया है काफ़ी। तो ओके। फूड प्रोसेसिंग में हमारे पास मतलब फ्रूट्स हैं, और वो प्रोसेस्ड फ्रूट्स हैं, जैम्स वगैरह हमने किए थे। और इसके अलावा हमने हर्बल टी, एप्रिकॉट ऑयल, जो वेलनेस के रिगार्डिंग प्रोडक्ट है, उसमें हमने काफ़ी काम किया है।
और इसके अलावा हम लोग वही है कि जो अपकमिंग बिज़नेसेस हैं, जो स्मॉल स्केल के बिज़नेस हैं, जो इतना मार्केट को नहीं समझते हैं, उनको हम कंसल्ट करते हैं और उनके प्रोडक्ट को मार्केट भी करते हैं। अंडरस्टैंड दैट। तो मतलब आप एक एंड में एक एज अ बल्क बायर बन के प्रोसेस करके छोटे कंज्यूमर्स को दे रहे हैं और अपना ही जो आपका अपना जो डिमांड आता है आप उसको सर्व कर रहे हैं। तो आप आपका कोई ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट है या आपका कोई ऐसा कोई दिल के करीब प्रोडक्ट है जो आप चाहते हैं जिसको गवर्नमेंट ने अभी तक रिकग्नाइज ना किया हो और काफी पोटेंशियल से भरा है? नहीं, गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज़ तो ऐसा किया है, ऐसा नहीं कहूँगा कि रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, नहीं मतलब हाँ, आपको नहीं, एप्रिकॉट है। आपको नहीं। मेरा मतलब है कंपनी को नहीं, क्योंकि मैं आपका देख रहा था तो आप तो स्टार्टअप इंडिया से भी रिकग्नाइज्ड हैं, आपको काफी सारे अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस मिले हुए हैं। हाँ, मैं हिल्स टू होम ब्रांड हुँ, की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हुँ, अपने हुँ, वहाँ जो प्राकृतिक तरीके से मौजूद फ्रूट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हैं, ये ग्रेन्स हैं, हाँ। उसमें से कोई ऐसा नेग्लेक्टेड है जिसके अंदर खूब बड़ा पोटेंशियल है एक एक हीरो प्रोडक्ट बनने का मार्केट में, जो हमारे यहाँ काफी बहुतायत में होता हो? जो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुनस्यारी की हर्ब्स जो हैं वो काफ़ी पोटेंशियल है, उसमें काफ़ी एक प्रोडक्ट नहीं है, काफ़ी हर्ब्स है। सो ओके। उसको सही तरीके से मार्केट अभी तक किया नहीं गया है। सो वो केवल मुनस्यारी ही नहीं और भी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है। जैसे कि गुन गुच्छी मशरूम बोलते हैं एक और कीड़ा आपका जो ये शिलाजीत है, तो शिलाजीत को केवल अभी बाबा रामदेव ही कर रहे हैं प्रमोट। और शिलाजीत में काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, लोग समझते हैं उसको केवल एक सेक्सुअल वेलनेस से जोड़ते हैं, जो कि सही नहीं है। एक ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है शिलाजीत। जैसे ओके। महिलाओं को जो प्रसव होता है उस टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल है ये। और इसके अलावा ओवरऑल जैसे अगर हम कुछ रनिंग वगैरह कर रहे हैं या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक नेचुरल बूस्टर है। तो इसमें कुछ लीगैलिटीज़ वगैरह के थ्रू होना चाहिए, जीएसटी होना चाहिए इसमें ताकि वहाँ के फार्मर्स इसको ओपनली कर सकें क्योंकि अभी वो बिल्कुल इल्लीगली कर रहे हैं, मतलब इल्लीगली तो नहीं कहूँगा, उसका रिकॉग्निशन लेके कर रहे हैं बट उसमें टैक्सेस का सिस्टम है नहीं तो थोड़ा हमें भी काम करने में उसमें उतना अच्छा नहीं लगता है। बाकी चीज़ों में तो ऑलरेडी सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर दी है। जैसे अगर मैं पहाड़ी प्रोडक्ट की बात करूँ और जैसे मडुआ काफ़ी स्ट्रीमलाइन्ड है, एप्रिकॉट ऑयल स्ट्रीमलाइन्ड है और हर्ब्स का जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, जो स्कोप है, क्योंकि इसीलिए हर्बल इंडस्ट्री मतलब हर्बल काफ़ी इंडस्ट्रीज़ ग्रो हो रही है उत्तराखंड में और हमने भी एक हर्बल टी लॉन्च की थी। सो वो अभी भी हमारी बेस्ट सेलिंग है और अच्छा। वो शायद मैंने आपको भी दिया था। नहीं, हाँ, मेरे पास है। और वो हाँ, तो उसमें प्रूवन रिजल्ट्स हैं कोविड सही करने के, प्रूवन अच्छा, रिजल्ट्स हैं। ये मतलब हाँ, ये चीज़ मैं मतलब अनटच था, इस बारे में अनटच था मैं कि उसके प्रो कोविड में बेनिफिशियल उसके रिजल्ट्स हैं। हाँ, ओके। बट हम उसको क्लेम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको पता ही है उसकी हाँ, नहीं, मतलब कुछ लीगैलिटीज़ लीगल कॉम हुँ, एग्ज़ैक्टली और वो डीजीसीए के थ्रू करना पड़ता है और ड्रगिस्ट और पूरा एक उनकी टीम होनी चाहिए। वो अभी हमारे पास है नहीं, हम रिसोर्सेज़ की कमी की वज़ह से वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। बट जैसा कि आपने पर्सनली भी देखा होगा तो ओवरऑल डिटॉक्स होता है उससे, वो काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्ट है हर्बल टी क्योंकि मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ उसको। अगर मेरे आप देखो अगर रेगुलर आप 21 डेज़ तक उसको ले रहे हो तो आप में एक नेचुरल ग्लो दिखेगा। फ्री रेडिकल्स को हटाता है वो। आपने नहीं, शायद उसको मैंने टेस्ट भी किया दिया होगा था कभी। और मेरे तो घर में खैर वो आपने जो मुझको शायद आपने 3 सैंपल्स मुझे भेजे थे। एक लेमन हुँ, ग्रास था, हुँ। एक आयुर्वेदा था, एक और था, आई एम मिसिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स नेम। तो मेरे घर पे हुँ, है। हुँ, मेरी माताजी और पिताजी को तो हुँ, हर्बल ग्रास लेमन लेमन ग्रास जो है वो काफ़ी पसंद आती है हुँ, उन्हें। हुँ, वो एक्चुअली वो सुबह तो हुँ, उनका मॉर्निंग रिचुअल है, वो पीते हैं। आजकल अच्छा हाँ, फॉर्च्यूनेटली हाँ। मैं आपको बताना चाहूँगा उन्होंने काढ़ा पीना कम कर दिया है। सो अच्छा, लास्ट ईयर अच्छा। एक इंसिडेंट हुआ था मेरी मदर के साथ, तो उन्होंने आप हल्द्वानी में टेम्परेचर आपको पता है सोअरिंग ऑलमोस्ट दिल्ली के जैसा हुँ, टेम्परेचर होता है। तो वो बिल्कुल, बिल्कुल। ये जो अपनी ये जो लास्ट ईयर अप्रैल में जो वो आई थी अपनी वेव आई थी कोविड की, तो उस टाइम पे घर वाले काफ़ी डर गए थे। उन हुँ, लोगों ने हुँ, अपने हुँ, समर्स में काढ़ा पीना शुरू कर दिया था, स्पेशली मेरी मदर ने। तो उनके इंटेस्टाइन हुँ, पे उस हुँ। काढ़े की एक लेयर जम गई थी। सो ओह! ऑलमोस्ट मुझे 3 महीने लगे। डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैसे रूटीन चेकअप नहीं कर रहे थे ऑलमोस्ट मुझे, और हमको डिकोड करने में 3 महीने लगे कि वो लेयर क्यों जमी है। तो हुँ, तब हुँ, से उन हुँ, लोगों हुँ। ने दिया, फिर शायद उसी ड्यूरेशन में आपने मुझे वो चाय भेजी है सितंबर-अक्टूबर के टाइम हुँ, पे। हुँ, फिर मैंने उन लोगों को चाय हुँ, दी, हुँ, तो वो लोग उसको लिटिल लिटिल मेज़रमेंट में लेके वो अपना हुँ, पीते हुँ, हैं। तो अब वो उनके पेट में वो जो सिम्पटम्स थे माताजी के, वो अब नहीं रहे हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड प्रोडक्ट। उसको मार्केट की हुँ, हुँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट इनिशियली जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो मेरा पूछने का आपसे हब्स पे था, मुझे लगता है हेम्प में काफ़ी पोटेंशियल है। हेम्प में पोटेंशियल है और हेम्प में हमने काम भी किया है काफ़ी हद तक बट हेम्प में इश्यूज़ अभी वही है
कि इसलिए हम उसको छू नहीं रहे। एक तो उसकी अवेलेबिलिटी, ओह! और बिकॉज़ अभी गवर्नमेंट उसमें अनश्योर इसलिए है क्योंकि हेम्प को एक टैबू की तरह देखा जाता है, और वो गवर्नमेंट भी कुछ हद तक सही है, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ भी हो रहा है उसका, जो आप जानते ही हैं उसके ड्रग के फॉर्म में। तो वो तो एक नेवर एंडिंग डिबेट है कि क्या वो सही है या गलत है, मैं उस पे नहीं जाऊँगा, बट उसका काफ़ी यंगस्टर के द्वारा अब्यूज़ हो रहा है, तो जिस वजह से गवर्नमेंट अभी अनश्योर है कि उसको पूरी तरीके से लीगलाइज़ करे या ना करे। इसीलिए अभी वो एक होल्ड पे है। हालाँकि बहुत सारी कंपनीज़ को आगे फॉरवर्ड कर रही है, हम लोग भी गवर्नमेंट से बात करते हैं, और इस इन मामले में मैंने देखा गवर्नमेंट काफ़ी स्टेक होल्डर से बातचीत करती है कि उसको कैसे करा जाए पॉलिसी को। तो उस लास्ट टाइम जो गवर्नमेंट ने किया था वो 0.3 टीएचसी होना चाहिए सीड पे, हुँ, हुँ। हेम्प सीड पे। तो 0.3 टीएचसी से अगर कम है तो वो अलाउ करेंगे, बट जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उत्तराखंड के जो हमारे हेम्प में मेज़र किया था तो उसमें अराउंड 11 टू 17% तक टीएचसी कंटेंट आ रहा था। तो ओके, ये टीएसटी क्या 11 होता है? 11 जन लार्जर टीएचसी, हाँ, टीएचसी जो होता है टेट्राहाइड्रोकार्बिनॉल बोलते हैं। उसमें हेम्प में 2 कंपाउंड होते हैं, एक सीबीडी, कैनाबिनॉइड जो प्रोटीन रिच होता है, और टीएचसी होता है टेट्राहाइड्रोकार्बिनॉल, जो कि इसमें नशे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और थोड़ा हद तक टॉक्सिसिटी के लिए ओके, तो उसको ये कम करना चाहते हैं, जिससे कि क्योंकि एक हेम्प में एक ऐसा प्लांट है कि उसके फायदे बहुत हैं, उसमें एक बैलेंस्ड डाइट है उसमें, बट उसके साथ-साथ उसमें अब्यूज़ भी है। तो सीड की मैं बात नहीं करूँगा, बट पत्तियों में तो होता ही है, आप बताइए पहाड़ों जी, में जी। उसका अब्यूज़ कितना होता है ना? और उसका सीड तो एक ऐसी चीज़ है, वो तो ख़ैर उसमें कुछ इश्यूज़ नहीं होते हैं, वो हम लोग हमारी डाइट में, ख़ासकर कुमाऊनियों की डाइट में तो काफ़ी हाँ, टाइम से रहता था। स्टेपल डाइट का पार्ट। आई स्टिल बिल्कुल स्टेपल डाइट का पार्ट है, और हमें हमारा एक ऑल टाइम फ़ेवरेट स्नैक है आलू के गुटके, रायता और भांग की चटनी। बिल्कुल। है ना? तो वो, और होलियों में तो काफ़ी ज़्यादा हर जगह मिलता है और काफ़ी टेस्टी है। मैं जब से मतलब मैंने अपने जितने भी दोस्तों को इंट्रोड्यूस कराया, शुरू में वो स्केप्टिकल थे इसके अराउंड खाने को, कि क्या पता है इससे नशा वगैरह तो नहीं होगा या ये सब बिल्कुल। चीज़ें। लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं यार, ये तो काफ़ी सही प्रोडक्ट है, और मैं पर्सनली खुद हेम्प सॉल्ट यूज़ करता हूँ। अच्छा। ओके, नाइस। आशु, तुम्हारी वॉइस चली गई है। हाँ, अभी आ रही है आवाज़? बिल्कुल आ रही है। या सो सो वी मैं लॉस्ट वही यू हेम्प के समवेयर, बारे में आप बता रहा जहाँ था। पर हेम्प सॉल्ट यूज़ करते हैं। वी लॉस्ट यू समवेयर देयर। हाँ, तो मेरी खुद की डाइट में रोज़ हेम्प सॉल्ट यूज़ होता है। जैसे आजकल गर्मी बहुत है, तो मैं सैलेड बहुत ज़्यादा खाता हूँ। खीरा हुँ। मेरा फ़ेवरेट है, तो उसके साथ मैं हेम्प सॉल्ट यूज़ करता हूँ। और जिसके अलावा जैसे मैं खाना खा रहा हूँ कि दाल-चावल, तो उसमें स्प्रिंकल कर देता हूँ, बिकॉज़ मैं आई अवॉइड एक्स्ट्रा सॉल्ट, मतलब मुझे खाने में नमक ज़्यादा डालना अच्छा नहीं लगता। उसके ऊपर ये हेम्प सॉल्ट फिर भी स्प्रिंकल करके वो बेटर लगता है। इसके अलावा कुछ भी अगर गार्निशिंग करनी है दही के साथ, आप ले सकते हो उसको, हेम्प सॉल्ट को, और काफ़ी अच्छा है उसका मतलब, आई थिंक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ आई बहुत ज़्यादा नो, पोटेंशियल है। मैं हुँ, हम हुँ। लोग इसी इकोसिस्टम में बड़े हुए हैं, तो मुझे याद है ये जो अपना हेम्प जो होता है, इसकी जो स्टेम होता है, उसको हमारे दादाजी लोग तोड़ के एक ऐसा शीट की तरह फैला हुँ, देते थे, और वो काफ़ी हद तक हुँ, हुँ। दीवालों को सपोर्ट करने के काम पे आता था। तो ये अभी मैंने मैं आपको बताऊँ तो, प्रैक्टिकल यूज़ देखा है। हाँ, जी, जी, जी। जो हेम्प को जो बोलते हैं, ट्रिलियन डॉलर क्रॉप बोलते हैं हेम्प को। अच्छा, वो ओके। इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी पत्तियों से लेकर उसकी जो स्टेम है वो तक यूज़ हो जाएगी। स्टेम हुँ, में उसके एक हर्ट्स बनते हैं, जो आप बोल रहे हो फैला देते थे, वो उसकी हर्ट्स होती है अंदर। तो अच्छा, उससे कुछ लोगों ने घर तक बनाए हैं, उसके क्रीड बनाए हैं, हेम्प क्रीड, और उसके जो अच्छा, रेशे होते हैं उससे हेम्प फाइबर से क्लोथ्स बन रहे हैं। और तो ये चीज़ है, बाकी हेम्प सीड ऑयल है, और जो सीबीडी ऑयल हम निकालते हैं, और पत्तियों से कुछ ऑयल निकलता है। तो अब वही जैसे मैंने बोला आपको कि उसमें अगर अब्यूज़ एलिमेंट है तो वो एक क्योर एलिमेंट भी है, बिकॉज़ बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं डिप्रेशन में या कोई और डिज़ीज़ है उनको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, तो वो क्योर करता है ये बिल अ, बिल्कुल। ऑयल। मैंने और ये इसके अलावा जोड़ों के दर्द। मैंने यहाँ तक एक, सॉरी आपको बीच में कट कर रहा हूँ। मैंने बीच में एक कहीं किसी का एक डिस्कशन सुना था, जिसका मैं काफ़ी काफ़ी कायल भी रहा, और मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा तो मुझे काफ़ी रेलेवेंट भी लगा और वो काफ़ी ट्रू भी लगा। बहरहाल वो डिस्कशन का मेन कोर्स ये था कि
मैरिजुआना गुड फॉर योर बॉडी और नॉट। तो साइंटिस्ट थे, कुछ रिसर्चर्स, रिसर्च स्कॉलर थे, उन लोगों ने बड़ा अच्छा क्लेम दिया था इन द एंड कि हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स हैं, या काफी बिग सेट ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो ऑलरेडी इतने डेवलप्ड हैं, जो जो ये जो अपना जो जो इससे जो जो भी इंटॉक्सिकेशन निकलते हैं या जो भी आपको नशा कैनबिस निकलता है उसको रिसेप्टर्स रिसीव बोलते हैं करने के उनको। लिए, वो उसको रिसीव करने के हाँ। लिए बने हुए हैं। इट्स और जितने भी हमारे पास ये, चाहे वो अल्कोहल हो या कोई और किस्म का नशा हो, हमारे ब्रेन्स उसको अडेप्ट करने के लिए बने नहीं है। सो आई थिंक लॉट मोर इन द फील्ड ऑफ हेम्प के उसमें हमें करने की जरूरत है। आशु, हम्म। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, बिकॉज हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगा। हम्म। इनिशियली आपने जब कन्वर्सेशन स्टार्ट किया था, आपने बात करी थी हम्म। ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक हम्म। इज एन अब्यूज्ड वर्ड, बट लेकिन हम्म। उसका सिर्फ बेनिफिट ये है कि वो हाई न्यूट्रिशन है, हाई हम्म। हाई पे है। मतलब अगर आपको, अगर एक हम्म। नॉर्मल एप्पल अगर 10 रुपए का मिलता है, तो ऑर्गेनिक एप्पल आपको कम से कम 25 या 30 रुपए का मिलेगा, डबल द वैल्यू। तो ये कितना ट्रू है? ट्रू इन द सेंस। मतलब कि न्यूट्रिशन वैल्यू ऑर्गेनिक में इतनी ज्यादा होती है, या प्रोडक्शन कैपेसिटीज इतनी ज्यादा हैं, या देखिए। कितनी मिथ है इसके अराउंड? हाँ। हाँ। मतलब इस पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि न्यूट्रिशन तो है ऑब्वियसली, बिकॉज अगर कोई चीज आपकी केमिकल से ट्रीट होके बनी है और वो जल्दी ग्रो हो रही है, तो वो केमिकली कहीं ना कहीं केमिकल तो उसमें रहेगा ही, और वो आपकी बॉडी में आएगा, तो केमिकली इन्फ्यूज्ड आप कुछ प्रोडक्ट ले रहे हो और एक नेचुरल प्रोडक्ट ले रहे हो, सो दोनों में डिफरेंस तो होगा ही, न्यूट्रिशनल वैल्यू बेहतर होगी, राइट। बट हाँ, ये है कि जो हम जिस प्रकार से ऑर्गेनिक की सप्लाई है, जिस प्रकार से ऑर्गेनिक का मतलब मार्केट, उसको मार्केट किया जा रहा है, उतना प्रोडक्शन है या नहीं है, ये हमें एक सीरियस थॉट देना जरूरी है, राइट। और जैसे अगर पूरी तरीके से ऑर्गेनिक करना भी एक मतलब थोड़ा सा वो है, बिकॉज अब आपने देखा होगा रिसेंटली श्रीलंका ने 100% ऑर्गेनिक को फोर्स किया था, अभी उनको फूड क्राइसिस झेलनी पड़ी। सो इसलिए भी गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, तो क्योंकि हमें तो बोलने में बहुत अच्छा लगता है कि हम सब ऑर्गेनिक कर दें, बट अगेन जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो हमसे ज्यादा समझदार है, बिकॉज वो एक्चुअली डिफरेंट स्टेक होल्डर से वो लेते हैं फीडबैक, और उसके बाद एक्शंस लेते हैं, तो इसलिए 100% ऑर्गेनिक करना भी पॉसिबल मतलब नहीं। पूरे, हाँ, पॉसिबल नहीं है, उसको बैलेंस करना जरूरी है। हाँ, केमिकल का जितना कम से कम यूज हो उतना ज्यादा बेहतर है। और इसके इससे बेटर जो अभी रिसेंट ट्रेंड्स में मैं देख रहा हूँ, जीरो बजट फार्मिंग, पर्माकल्चर, नेचुरल बाबा, फार्मिंग, ये काफी, हाँ, ये काफी चीजें मतलब बज मतलब ये एक्चुअली लोग कर रहे हैं, और अच्छा भी है ये, बिकॉज अभी अगर हम देखें ऑर्गेनिक में भी हम कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो मेरा जो पर्सनल थॉट है, अब ये मुझे पता नहीं कि वो क्या बोलते हैं उसको, हम स्केलेबिलिटी में कितना सक्सेस है वो, बट मेरा जो पर्सनल थॉट है कि बिकॉज आई मेडिटेट अ लॉट, ओके, सो मैं मेडिटेशन, ध्यान, स्पिरिचुअलिटी और इससे काफी ज्यादा जुड़ा हूँ, तो परमाकल्चर या जो नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो हो, मतलब हम इंसेक्ट को भी ना मारे, हम यस। जो नेचुरली मर रहा है तो दैट इज ओके, तो उसमें क्या रहता है कि एवरी लाइफ शुड हैव द इक्वल राइट्स। सो उसमें अगर हमारा जो टिलिंग भी नहीं कर रहे हैं हम, मतलब नेचुरल जैसे जंगल में ग्रो होता है जंगल, प्रोड्यूस, वैसा है, क्योंकि जंगल में सारी लाइफ एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है। ऐसा केरला में मैंने काफी जगह पर देखा हुआ है और सुना हुआ है कि केरला में ये प्रैक्टिस काफी ज्यादा प्रोमिनेंट चल रही है, कि आपका जो फार्मिंग विद इन दी फॉरेस्ट, एक्चुअली उसका कॉन्सेप्ट होता है फॉरेस्ट फार्मिंग। फॉरेस्ट, आपका जो सराउंडिंग्स होता है वो पूरा फॉरेस्ट होता है, बीच बीच पैचेस में आपकी फार्मिंग हो रही होती है, और आपका वो कहना ठीक है कि वो, हाँ, उसमें वहां पर वो कोई एक्चुअली विच इज द राइट वे ऑल्सो, क्योंकि कोई जब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरेंगे, दूसरे को कंज्यूम करेंगे, तो वो हम्म। न्यूट्रिएंट्स वापस अर्थ में डिपॉजिट होंगे, और वो नेचुरल हैं, उसमें कोई बाहर का कोई केमिकल या थर्ड इंटरवेंशन नहीं है। सो आई थिंक दैट इज अ गुड वे टू डू इट, बट अगेन, और बस हमें थोड़ा सा ये है कि सबसे ज्यादा हमें देखने की जरूरत है, जो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो मतलब ड्रग्स की बात, सॉरी, मैं ये बोल रहा हूँ, जो बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर्स हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज में बैन है, और वो यहाँ धड़ल्ले से यूज हो रहे हैं, तो वो हमको चेक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो कंपनीज यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ टाई अप करके बैठी है, इफको, टोक्यो, और ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज है जो उस टाइप की फर्टिलाइजर जो यूएस में बैंड है, यूरोप में बैंड है, इसलिए हम लोग जब, क्योंकि मैं अगर एक्सपोर्ट में भी काम करता हूँ, तो मैंने देखा कि हम यूएसडीए लेने जाते हैं तो हमको इजीली इसलिए नहीं मिलता, बिकॉज वो
जो अगर टेस्टिंग होती है तो उसमें वो वाले फर्टिलाइजर्स पाए जाते हैं, वो वाले केमिकल पाए जाते हैं जो वहाँ पूरा तरीके से बैन्ड है। तो ये अब गवर्नमेंट को इसमें थोड़ा सीरियस थॉट देना चाहिए, और मुझे लगता है कि दे भी रहे हैं काफ़ी, गवर्नमेंट इसमें काफ़ी प्रोएक्टिव है। और दूसरी इसमें बात ये है कि जो काफी काफी चल रहा है बात। हाँ, पर्माकल्चर या नेचुरल फार्मिंग की जो आप बात करोगी, केरला में है, उत्तराखंड में भी काफ़ी कुछ हो रहा है इसके रिगार्डिंग। अच्छा। इनफैक्ट देहरादून के पास में कोई है, वो रिटायर्ड हो चुके थे आर्मी से, तो उन्होंने शुरू किया था बैरन लैंड पे, हम्म। और ऑलमोस्ट 1.5 हेक्टेयर के अराउंड उन्होंने लैंड को, बैरन लैंड को एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट किया है। अच्छा। नाइस। नाइस। उन ये तो सब ऐसे काफ़ी लोग हैं जो कर रहे हैं ये उत्तराखंड में, काफी व्हिच इज़ काफी अ गुड थिंग। काफी अच्छा है, ये एक्चुअली काफी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट को। आई डोंट नो गवर्नमेंट का क्या इसमें सपोर्ट सिस्टम है, बट इनिशियली नहीं, गवर्नमेंट का तो सपोर्ट सिस्टम इसमें बहुत अच्छा है, अगर आप करो तो आपको सब्सिडी काफ़ी मिलती है ज़ीरो बजट फार्मिंग में। अच्छा और अच्छा। इनफैक्ट गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट के आप स्किल इंडिया मिशन से जुड़ोगे तो आपको ज़ीरो बजट फार्मिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी स्पेशलाइज़्ड, और आपको इसमें टैक्सेस का कुछ है नहीं। तो काफ़ी हम्म। कुछ है करने के लिए, बट हमको ये रहता है कि जैसे अब मैं तो इस चीज़ों से जुड़ा हूँ तो मेरे को काफ़ी पता रहता है, और बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है। नहीं रहता मेनली है। हमें अवेयरनेस की कमी है। बिल्कुल अवेयरनेस की कमी है। कोई ऐसे गवर्नमेंट भी अच्छी इनिशिएटिव लेके आती है, बट उनके पास वो कम्युनिकेट करने के लिए वो ग्रे पॉइंट एग्ज़ैक्टली। फीचर नहीं है कि अगर उन्होंने बात यहाँ पर स्टार्ट करी तो वो एंड पॉइंट तक जा रही हो। काफी 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 कुछ शायद मेरे हिसाब से आप बोल रहे हैं, तो आप क्योंकि इस फील्ड में एसोसिएटेड हैं आपको मालूम होगा। जैसे मैं एक बार आपसे ये क्या पूछना चाह रहा था आशु, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, ये हुँ, हुँ। बहुत बड़ा एक तो एक्चुअली बहुत बड़ा होक्स कह सकता हूँ वो बन चुका है आज के टाइम पे, बिकॉज मेरे हिसाब से शायद ही कोई ऐसा फार्म लैंड होगा, क्योंकि इनिशियली ऑलमोस्ट 2007 एंड 8 और 9 के फेज पे मुझे एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला था जो मैं हैंडल करने की करता था जम्मू कश्मीर एंड उड़ीसा में ऑर्गेनिक फार्मिंग के अराउंड। तो काफी काफी आई ओपनिंग मेरे सामने चीजें रहती थी। जैसे हिल्स में तो ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ पर जो फार्म लैंड होता है बहुत अनइवनली बैलेंस्ड आउट होता है। अगर आपका फार्म जरूरी नहीं है, जैसे प्लेन्स में होता है अपना एक साथ सारा पैच हुँ, ऑफ हुँ। लैंड होगा, यहाँ पर हो सकता है आपका एक लैंड पीस ऑफ लैंड यहाँ पर हो, दूसरा वहां पर हो, तीसरा उसके दूर हो, बीच में किसी और का लैंड हो। तो इसलिए वो उतने बड़े हुँ, पैच को हुँ। ऑर्गेनिक करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके बीच में किसी ने फर्टिलाइजर यूज कर लिया तो वो वाटर ड्रिप डाउन करके बाकियों को करता है। हुँ, हुँ। टॉप में कर लिया तो नीचे बॉटम तक वो फील्ड को कर जाएगा। दूसरा जो एक मेजर इशू जो मुझे लगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में, आई वाज रीडिंग अबाउट इट, 100% ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि उस प्लांट का फ्रॉम द सीड टू द फाइनल प्रोडक्ट कहीं पर भी केमिकल के साथ इंटरेक्शन ना हुआ हो। जो मेरे एक नॉलेज में बहुत बड़ा अलार्मिंग इशू आया, आई डोंट नो कितना ट्रू है, बट आई विल स्टार्ट मोर रीडिंग ऑन इट, बट मुझे काफी हद तक ट्रू लगा वाज दैट अगर कोई जो बी है जो पॉलिनेशन कर रही है, अगर वो एक प्लांट में बैठती है जिसमें फर्टिलाइजर्स पड़े हुए हैं, और वो जाके दोबारा उस प्लांट में बैठती है जो बिल्कुल प्योर है, ऑर्गेनिक है, तो वो केमिकल ट्रेसेस अपने साथ ले जाती है। So that's where it is very hard to make anything 100% organic. Is it true? आपको लगता है ये बात ठीक है? हाँ, ये तो जो आप बोल रहे हो बी वाली बात, ये काफ़ी हद तक सही है, बट इसमें ये रहता है कि जो हम जो इसको अब रही दूसरी आपकी बात, जो क्लोज़ पैचेज़ हैं या स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं, उसका सॉल्यूशन ये करते हैं कि एक कम्युनिटी फार्मिंग कांसेप्ट होता है Okay. कि सारे लोग मिल के और एक कम्युनिटी डेवलप करते हैं, और उसके अराउंड पूरा एक बड़ा, क्योंकि अगर किसी के पास एक नाली है, किसी के पास आधा नाली है, तो वो सब मिलके एक लेट्स सपोज 100 नाली ज़मीन हो गई, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन हो गई, तो वो उस पे फार्मिंग करेंगे। और अब बड़े स्केल पे आप करोगे तो ये वाला फैक्टर थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। बिकॉज़ Okay. अगर बी बड़े लेवल पे वो क्रॉस ट्रैवल करना, और हालाँकि वो इम्पैक्ट करेगा बट उतना कम करेगा, राइट? और अगर छोटी जगह पे बी का एक ट्रांसमिशन होगा तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज़ एक नाली तो बहुत छोटी सी लैंड है, और 1 एक हेक्टेयर लैंड बहुत बड़ी है, राइट? बहुत बड़ा है। सो वही चीज़ है। तो और Okay. लेकिन ये वाली बात भी है इसमें कि हाँ, जो केमिकल इंटरेक्शन कहीं न कहीं रहेगा। अगर देखो फार्मिंग में नहीं रहे तो सप्लाई चेन में रहेगा कहीं पर, कि अगर जब जहाँ पर सप्लाई चेन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत क्लोज एंडेड सप्लाई सिस्टम्स होते हैं, जो और कंपनीज़ जैसे डील कर रही है। एक इन मतलब हॉलैंड का एक प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में, तो वो लोग सेब, ऑर्गेनिक सेब का करते हैं उत्तरकाशी में। तो वो लोग काफ़ी क्लोज़ डोर एनवायरनमेंट में ये सेब की प्रोसेसिंग करते हैं, और वहाँ से मतलब जिससे कि बिल्कुल मिनिमाइज़ कर सकें वो ये इसके ट्रेसेस। सो जो ऑर्गेनिक की डेफिनेशन है यूएसडीए के हिसाब से भी, तो उसमें भी अगर आपका 80% तक हो, 70 टू 80% तक आपका होना चाहिए, मतलब कि प्योर। उसके अलावा 30-20% दे अलाउ इट।
ऐसा नहीं कि 100% वो बिल्कुल बैन कर दिया, 100% नहीं होगा, नहीं, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकल। पॉसिबल नहीं है। और बिकॉज आज तो ह्यूमन बीच में एक रिपोर्ट आई थी, हाँ। इंटरनेशनल रिपोर्ट थी, वो पढ़ के तो बहुत अलार्म हुआ कि ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लास्टिक के ट्रेसेस मिलने लगे हैं। सो आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी हद तक कर लिया, और मुझे काफ़ी हद तक लगता है परमा कल्चर इज़ द राइट वे टू लुक एट इट। बिकॉज हम्म। मैं एक पॉडकास्ट के मैं इंटरेक्शन आया था कि इंडियन पॉडकास्टर हैं, बहुत अच्छी पॉडकास्ट करते हैं, मैं आपको उसका उनका भेजूंगा, आप उनको देखना, वो काफ़ी एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। तो वो चर्चिल के टाइम की बात कन्वर्सेशन कर रहे थे, जो चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर फूड होर्ड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि बिकॉज फेयरिंग की देयर विल बी अ शॉर्टेज ऑफ फूड फॉर ब्रिटिश एंड अलाइड आर्मी सोल्जर्स। तो उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फूड स्टोर कर लिया था, जिससे बंगाल फेमिन हुआ था, डिजास्टर हुआ था। तो बड़ा 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 एक्साइटिंग क्वेश्चन था कि अगर सिर्फ बंगाल में ही वो फेमिन क्यों हुआ, बाकी जगह पे क्यों नहीं आया। तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड हम्म। कि साउथ के स्टेट्स में क्या चल रहा था, बाकी जगह पर लोग जैक फ्रूट और बनाना खा के सर्वाइव किए। ओह नाइस। क्योंकि नाइस ये टू नो ये दैट, ये बिकॉज़ बहुत मुझे पता नहीं था। ये बहुत डीप फॉरेस्ट में, ये बहुत डीप फॉरेस्ट प्लांट्स हैं, वही फॉरेस्ट, हुँ, फार्म फॉरेस्ट। तो लोग काफी हुँ, हुँ, फार्म्स में इस चीज से सरवाइव किए। इन्होंने वो हुँ, हुँ, डेथ, क्लोज टू डेथ बियरिंग फेस, लोगों हुँ, ने अपने आप को सेव किया। सो आई थिंक पर्माकल्चर हुँ, इज द वे फॉरवर्ड, एंड वी विल हैव टू, आई थिंक गवर्नमेंट को पर्माकल्चर पे ध्यान देना चाहिए। बट कमिंग टू अ वेरी हुँ, इग्नाइटिंग क्वेश्चन, जब हम बात कर रहे हैं, हुँ, आप हुँ। ये मुझे बता सकते हैं, एक सेकंड होल्ड करिएगा। हाँ, सो ये आप आपको शायद मालूम हो, आपने कभी वैदिक एग्रीकल्चर का नाम सुना है, इस कॉन्सेप्ट का, वैदिक एग्रीकल्चर जिसको हम बोलते हैं? हाँ, मतलब नाम तो सुना है, बट मैंने हार्डली देखा है यहाँ पर प्रैक्टिस होते हुए, बट बहुत सी जगह में होता है इसकी प्रैक्टिस कि काऊ डंग का यूज़ करके, मतलब मोस्टली तो करते हैं, बट बहुत सारे उसके अलावा काफ़ी और तरीके भी होते हैं उसमें, जो कि जिसके थ्रू एग्रीकल्चर करते हैं। तो बेसिकली हमारे एंशिएंट टाइम में क्या होता था एग्रीकल्चर, तो उसके अराउंड है ये कि जैसे जो भी अ, इस टाइप के फूड होते हैं जो जो हमारी मतलब ऋषि-मुनि जो यूज़ करते थे कि जिससे हमारी एनर्जीज़ एक्साइट हो और वो थोड़ा कॉन्शसनेस की तरफ बढ़ रहे थे। तो सात्विक फूड की फार्मिंग ही ज़्यादा होती थी। सात्विक। और वही ज़ीरो बजट फार्मिंग का उसमें भी था कॉन्सेप्ट कि यू नो जो मतलब कि उसमें आपको सारी चीज़ आपके फार्म के अराउंड ही मिल जाए। फार्म कराउंड। जैसे आपने गाय पाली है तो वहां से खाद मिल जाए, या आपने कुछ आपके आसपास जो जंगल है वहां से आपने कुछ ग्रो किया है गाय के लिए, है ना, तो वहाँ ये सब चीजें, फिर अर्थ वॉर्म्स हैं तो आपके एक्स्ट्रा आपको कुछ भी ना लेना पड़े, मतलब एक्चुअली मिनरल्स या आपका फर्टिलाइजर। जो मेरी नॉलेज थी उसमें शायद ये था कि वो मोनो फार्मिंग नहीं करते थे। जैसे अगर आपका कोई प्लांट लगेगा, कोई अगर वेजिटेबल उग रही है, तो इट विल गो ऑलवेज गो विद हम्म, अ लेग्यूम, दाल के साथ लगेगा, क्योंकि हम्म, दाल नाइट्रोजन देती थी। एंड आपको इसके बारे में काफी पढ़ना चाहिए। एल्बर्ट हार्वर्ड करके नहीं, ब्रिटिश ओके। ब्रिटिश ब्रिटिश साइंटिस्ट है। इन अर्ली 1900 ही केम टू इंडिया। तो उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। वो तो मतलब उनकी जितना भी आज ये यूरोप में रिवाइवल हो रहा है एग्रीकल्चर के का, तो उन्हीं की जो फाइंडिंग्स हैं इंडिया की, उस पे हो रहा है। हालांकि वो उन्होंने अपने नाम से वो फाइंडिंग्स रख ली हैं, वो उनको खुद का क्लेम करते हैं, बट बट हावर्ड, जो स्टीफन हावर्ड, सॉरी, जो एल्बर्ट हावर्ड है, इन्होंने एक बड़ा अच्छा अपनी बुक में दिया हुआ है कि इंडियन किसान इज माय टीचर, दैट्स व्हाट ही सेज इन हिज बुक। सो नहीं, वो अब तो है। जी। जैसे मिक्स क्रॉपिंग की जो मैं बात करूँ, मैंने पर्सनली देखा है, बिकॉज़ मैं इसका कॉन्सेप्ट वाइज़ उतना ज़्यादा फॉलो नहीं किया है मैंने, बट मैंने जो देखा है पहाड़ों में, जैसे मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, और वहाँ पर ये चीज़ है कि जैसे मंडुआ के साथ एक मादीरा लगाते हैं या हेम्प लगाते हैं। हेम्प भी एक प्रकार से जो भांग का पेड़ है, वो सॉइल को एनरिच करता है ओके। ना? और जो लेग्यूम्स का आप बोल रहे थे उसके अंदर तो मैंने सुना है कि हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है उसकी रूट्स पे, तो वो एयर से नाइट्रोजन लेके सॉइल में स्प्रेड करता है। बट मिक्स क्रॉपिंग तो मतलब एक हमारे जो एग्रीकल्चर का पार्ट हमेशा रहा है, चाहे वो आप नॉर्थ में देखो चाहे साउथ में, कि कुछ ना कुछ साथ में ग्रो करते हैं। और जो आपने एक वो बात बहुत अच्छी बोली कि इंडियन जो फार्मर है वो टीचर है, और काफ़ी अच्छा टीचर, बिकॉज़ एक रिसेंटली मैं एक सेमिनार में गया था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि काफ़ी लैब और जो फार्म का एक बहुत बड़ा गैप है।
और हमारे को अभी क्या हो रहा है करंट में कि लैब से फार्म में जा रहा है चीजें, बट मुझे लगता है कि खेत से लैब में जाना चाहिए या फार्म से लैब में जाना चाहिए, बिकॉज बिल्कुल, जो इनोवेशन फार्म में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। इनोवेशन और फार्म्स में। हाँ, तो उसके अराउंड उस इनोवेशन को स्केल करने के लिए हमको लैब में उसके अराउंड चीजें बिल्ड करनी चाहिए, बिकॉज अभी क्या है कि उसने अपने छोटे लेवल पे तो वो इनोवेशन कर दिया अपने फार्म के लेवल पे, बट हुँ, लैब वाले ये हेल्प कर सकते हैं कि टेक्निकली गाइड करके उसको कैसे स्केलेबल बनाया जाए उस सोल्यूशन को। कैसे बना सकते हैं। जब जब आप ये लैब की बात कर रहे हैं तो बड़ा सरप्राइज़िंग सा एक शिवा वंदना आपके देहरादून में ही हैं अभी। सो उनका हाँ, हाँ। काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है कि श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस पे। तो क्योंकि अच्छा। उन्होंने वहाँ वो उनको कंसल्टेंट वो कहा जाता है, अब कितना मतलब गवर्नमेंट के लिए कंसल्टेंट थी वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की, बट शी इज़ अ वेरी ऑनेस्ट हार्ट पर्सन। शायद उन्होंने वो इतनी बड़ी कैलेमिटी आ जाएगी, शायद मे बी उन्होंने भी जज नहीं किया होगा, कोरोना आ जाएगा, वर्ल्ड वर्ल्ड क्राइसिस में चले जाएगा। हुँ, बट उन्होंने आज से काफ़ी साल पहले, आई डोंट नो, काफ़ी साल पहले, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर, जीएमओज़ रजिस्टर कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स के कॉर्पोरेट्स। तो उनके हुँ, अंदर ये हुँ। था कि सीड आपको हमेशा वो वन टाइम ग्रो सीड्स होते हैं। जैसे हमारे वहाँ क्या होता था, हमारे वहाँ सीड्स रख लिए जाते हैं। अगर आपके वहाँ 100% फसल हो रही है तो उसमें से 15 नॉन जीएमओ। हाँ, 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 उनको करेक्ट। रख लिया जाता था कि नेक्स्ट टाइम जर्मिनेशन के लिए। बट प्रॉब्लम इन जीएमओज़ में ये है कि वन टाइम ग्रो होते हैं, तो आपको हर बार बाय करना पड़ेगा सीड इनके बैंक से, जो ओन बाय बिल गेट्स हैं या बाय जेफ बेज़ोस हैं। सो आई थिंक हुँ, हुँ। इंडिया में ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे ऑलमोस्ट 10-15 साल पहले, 20 साल पहले ऑलमोस्ट। तो वंदा शिवा वंदना ने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। शी फाइल्ड अ पीआईएल इन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। शी वन देयर। हुँ, आई हुँ। थिंक वी ओwe अ लॉट हर टू हर कि हम लोग आज वो बाउंड नहीं है उस जीनोम बाइंग के लिए कि हर बार पे हम अपना सीड खरीदें। और इट्स आल्सो नॉट हेल्दी, क्योंकि उसमें वो लेयर्स का बिल्कुल। बड़ा, जो सीड्स के अंदर मल्टीपल लेयर रहती हैं प्रोटीन्स की और उसकी, हुँ, वो भी नहीं थी। तो आई थिंक वी ओwe हर टू शिवा वंदना। हुँ। दैट्स अ गुड न्यूज़, बिकॉज़ ये मुझे पता नहीं था एक्चुअली। हाँ, नहीं, आपने बताया she तो सुन won, के अच्छा लगा। she did defeat those big European corporates, और I was surprised. I was doing some little bit of research here or there. आपको बड़ा हुँ, हुँ। सरप्राइजिंग सा लगेगा कि अमेरिका का सबसे बड़ा फार्मर बिल गेट्स है। अराउंड 2.69 लाख हेक्टेयर लैंड है उसके पास। उसके बाद है जेफ बेजोस, 1.6 लाख ओके। हेक्टेयर लैंड है उनके पास। सो हाँ, हाँ। एक्चुअली जो हमारी कन्वर्सेशन का मैं सार पकड़ सकता हूँ, मैं ये पकड़ सकता हूँ कि हम लोगों को ना, हम जो लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, जो हमारी लिविंग स्टाइल है, हमको अब यूरोप के और अमेरिकन इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये कहीं पर हमारे लिए अच्छा रहा नहीं। अगर आप इनिशियली एक हुँ, हुँ। कोलगेट के ऐड देखिए, वो हमारे चीज़ों को मॉक करते थे, बाद में बोलते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्लोव है। अभी मैं उनका एक ऑयल पुलिंग हुँ, देख हुँ। रहा हूँ। अ, हुँ, हुँ। I think our everyone's coming back to our original systems that हमारे जो ऋषि मुनियों ने बनाए थे। तो हम लोगों को ये हुँ, वेस्ट की तरफ देखना, हर बात के लिए हमें शायद ये बंद करना पड़ेगा। तो आशु, आपका क्या हाँ, थॉट है इस पे? इसमें और जी, नहीं, ये आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, बट हमें जो ये है कि जैसे मेरा पर्सनली मानना है, अगर आप ऋषि मुनि की बात करो तो वो लोग ऋषि मुनि से ज़्यादा मैं उनको रिसर्चर और स्कॉलर कहूँगा। हुँ, और वो बहुत अच्छे रिसर्चर्स थे, तो वो किसी भी बात को केवल ऐसे नहीं बोलते थे। उसके पीछे काफ़ी उनकी रिसर्च होती थी, काफ़ी वो मेहनत करते थे उस चीज़ को। तो हमें भी, अगर हम बात कर रहे हैं कि वो आपने बोला कि ऑयल पुलिंग को पहले गंडूश क्रिया कहा जाता था, और वो क्योंकि मैं थोड़ा आयुर्वेदा के बारे में भी पढ़ता हूँ, तो मुझे हुँ, उसका पता है। बट उन्होंने उस पे काफ़ी रिसर्च करी। हमें ये नहीं कि जस्ट बिकॉज़ हमारे यहाँ ये था और हम उसको एक लेगेसी को लेके चलेंगे कि हम ही अच्छे हैं। कुछ चीज़ें हमें वेस्ट या यूरोपियन से ये सीखनी चाहिए कि वो आर-एन-डी में बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। और हम इसी वजह से हम लोग पीछे रह गए। हम अगर अपने आयुर्वेदिक टेक्स्ट पे या हम अपने जो भी हमारी एंशिएंट बुक्स हैं, उसपे हमने आर-एन-डी की होती, रिसर्च किया होता, तो हम उसको काफ़ी अच्छे अपने स्ट्रॉन्गली उस बात को रख पाते, राइट? बिल्कुल, तो बिल्कुल, इसलिए अब बिल्कुल। हमें अपने ऋषि-मुनि से ये सीखना चाहिए कि हम वो कैसे आर-एन-डी करते थे, और किसी भी चीज़ को, चाहे वो आयुर्वेद के फील्ड में है या फार्मिंग के फील्ड में है। हाँ, बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस इसलिए थे कि उन्होंने मतलब ब्लाइंडली बिलीव नहीं किया, और देयर वाज़ ऑलवेज़ यू नो सेशन ओपन फॉर डिस्कशन, डिबेट। सेक्शन बिल्कुल। अभी क्या है कि हम जस्ट एक ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को, चाहे वो, और ये वाला है कि इफ इट इज़ कमिंग फ्रॉम वेस्ट इट शुड बी गुड। तो ये वाला एक कॉन्सेप्ट गलत है, इसको मैं गलत। पूरा मानता हूँ, बिकॉज़ अब बहुत सारी चीज़ें अगर चाहे मेडिकल फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में, तो वहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड है, राइट? तो वो अब शुरू में तो वो किसी भी एक अपना जो सेट मैकेनिज़्म है,
चाहे एलोपैथी का है, तो शुरू में उसके खिलाफ जैसा आपने बोला कि टूथपेस्ट में नमक है या इस प्रकार की काफ़ी चीज़ें बोलते थे। तो होम रेमेडीज़ को वो शुरू में नकारेंगे इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि उनका बड़ा नया इकोसिस्टम खराब हो। और अभी जो लेकिन आज के समय में काफ़ी ज़्यादा इस पे रिसर्च हो रही है। जैसे गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, तो उसमें अब ये लोग काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं आयुर्वेद पे रिसर्च को। और इनफैक्ट बाबा रामदेव ने सबसे बड़ा एक रिसर्च फैसिलिटी यहाँ लगाई है, तो वी शुड बी लाइक अप्रिशिएटिंग हिज एफर्ट्स। चाहे मैं उसके प्रोडक्ट्स पे नहीं जाऊँगा कि कुछ 1-2 प्रोडक्ट खराब है या सही है, बट जो उनकी आर-एन-डी टीम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और इस वजह से वो अपना मार्केट में होल्ड बना पाए हैं। बिल्कुल। और आई अप्रिशिएट कोलगेट फॉर इट। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि दे आर हेल्पिंग पीपल टू रिकॉग्नाइज आवर ओन ट्रेडिशनल वैल्यूज। आज आज से पहले शायद मुझे ऑयल पुलिंग के बारे में मुझे नॉलेज तो था, क्योंकि मुझे हम लोग को याद है बचपन में हम लोग थोड़ा नमक और कड़वा तेल और नमक मुंह पे लगा के रखते थे, बट वो टायरिंग प्रोसेस होता हुँ, है। हुँ। तो टेक्नोलॉजी और इन लोगों की इतनी अच्छी रिसर्च है, बिकॉज जो आपने सबने कहा जैसे आपने कहा कि ये लोग अपनी रिसर्च करते हैं इतनी अच्छी, तो इनकी रिसर्च इतनी शानदार थी कि इनको लगा कि मार्केट में अपकमिंग डिमांड इस चीज़ की रहेगी, ऑयल पुलिंग की रहेगी, जो मुंह के वो जर्म्स हैं, हुँ, बैक्टीरियाज हुँ। हैं, आप कैसे उसको कितने लेस केमिकल के साथ आप उसको अपने को वो कर सकते हैं। तो आई वी ओ अ लॉट टू दिस वेस्टर्न कंपनीज ऑल्सो, कि ऐसा नहीं है कि हर कोई यहाँ पर डैमेज करने के लिए आया है। आई थिंक कोलगेट इज डूइंग अ प्रीटी फिनोमिनल जॉब, क्योंकि आज से पहले लोगों को लगता था कि सफेद टूथपेस्ट होना चाहिए, बट उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स वो माइंडसेट तोड़ा और उन्होंने कहा कि अगर आप क्लोव भी डालिए। ऑफ कोर्स बिजनेस में है, दे विल लुक एट बिजनेस पॉसिबिलिटीज, वो हर एक बिजनेस सर्वाइव प्रॉफिट्स में करता है, पॉसिबिलिटीज में करता है, बट आई थिंक वी ओ टू दीज बिग बिजनेसेस ऑल्सो for recognizing our efforts and giving them a new face or a new shape. So I think कोलगेट का मैं काफी थैंक यू बोलूंगा इस स्पॉट पे। हुँ, और हुँ। इंडियन इंडियन ब्रांड्स भी हैं, चाहे वो डाबर हो या इमामी हो, वो भी काफी अच्छा रिसर्च R&D और प्रोडक्ट पतंजलि काम कर रहे हैं। पतंजलि का पतंजलि काफ़ी है। पतंजलि तो खैर आपने आगे एक्नॉलेज किया ही था। पतंजलि काफी ज्यादा है, हुँ, जिसने लोगों के प्रति हुँ, आयुर्वेदा और काफी हद तक योगा के प्रति इंटरेस्ट पैदा किया। दैट इज हुँ, देयर। आशु, सेकंड फेज पे अगर हम कन्वर्सेशन के मूव करें, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा था। हुँ, हुँ, जब आपने वो D2C ब्रांड अपना आपने एस्टेब्लिश किया, क्योंकि हुँ, काफी हुँ। लोग हमारे ऐसे व्यूअर्स भी हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो जब आपने D2C ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए सोचा, तो आपके दिमाग में क्यों D2C ब्रांड ही क्यों आया? क्योंकि आपका मेजर प्रॉफिट मार्जिन तो पहले भी मास सेलिंग से आ रही थी और अभी भी मास सेलिंग से आ रहा है, बट व्हाई डिड यू वांट टू एंटर इनटू D2C ब्रांड जो पहले से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है? ये सबसे पहला तो इसका आंसर वही है कि मार्जिन्स ज़्यादा हैं, बिकॉज़ जो मीडिएट मतलब बहुत सारे बीच में मीडिएटर्स हैं, वो इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्ट हम कंज्यूमर से बात कर रहे हैं। दूसरा उसमें कस्टमर इनसाइट बहुत अच्छा मिलता है कि अगर डायरेक्ट कंज्यूमर को हम दे रहे हैं, तो एक इमीडिएट मिलता है, बिकॉज़ अदरवाइज़ किसी के थ्रू जा रहा है, जो चाहे एग्जिस्टिंग चैनल्स के थ्रू जा रहा है, जैसे आपको पता ही होगा डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, तो हम्म। उसमें हमारे पास रियल फीडबैक कहीं आता है और आने में बहुत टाइम लगता है। तो मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि अगर डायरेक्ट कंज्यूमर से इंटरेक्शन हो, तो वहाँ पर काफ़ी जल्दी हमारे पास फीडबैक आता है। और सबसे बड़ा मुझे लगता है कि सारी बिज़नेस स्टडीज़ और सारी बुक्स या जो भी है, उनसे बेहतर ये है कि आप कस्टमर स्टडीज़ या कस्टमर का जो इनसाइट है, वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो हम्म। वो उसमें ज़्यादातर दूसरा हम अपनी कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं, बिकॉज़ वही और जो हमारा लास्ट माइल डिलीवरी है, सो उसको भी हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं इसमें। इस डायरेक्ट कंज्यूमर के पास भेज के, बिकॉज़ अभी हमको और एक और जो बिज़नेस की अगर जैसे मैं बात करूँ, तो एक म मिनिमम ऑर्डर वैल्यू पे हम ना खेल कर, मतलब अगर है ₹1000 का भी हमारे पास ऑर्डर है, तो हम डायरेक्ट भेज सकते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि अपने को प्रोडक्शन बहुत हाई करना हो एक होलसेलर के पास भेजने के लिए, फिर होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास भेजने के लिए, तो और एक जो कैश फ्लो है वो भी थोड़ा-सा रुक जाता है। इसमें इमीडिएट कैश फ्लो आता है। तो Right. बहुत सारे एंटरप्राइज़ जो है ऑलरेडी D2C मोड में काम कर रहे हैं, और बहुत सारे बड़े ब्रांड भी इसमें स्विच कर रहे हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ कि पतंजलि ऑलरेडी स्विच कर चुका है, डाबर भी इसमें काफ़ी हद तक D2C में कर रहा है इंटरैक्ट। सो और दूसरा ये होता है कि वो चाहते हैं कि मतलब ऑलरेडी जो एक्जिस्टिंग मॉडल में बिक रहा है तो बिक रहा है, बट उनकी वेबसाइट के थ्रू या उनकी ऐप के थ्रू बिके। मेक तो सेंस, ये बिकॉज है। आप हाँ। वो बिग बॉयज बुली से बच जाते हैं जो मिडिल मैन की होती है।
जो कभी आपका बिल्कुल, बिल्कुल। नया प्रोडक्ट लॉन्च, मेरे को लगता है नए प्रोडक्ट लॉन्चेस में दे माइट हेल्प यू, बट अदरवाइज अगर आपका ब्रांड एस्टेब्लिश्ड है, लोगों के अंदर उसकी वैल्यू है, तो D2C इज द राइट वे टू लुक एट इट। और नया ब्रांड एस्टेब्लिश करने के लिए भी डी2सी बहुत ज़्यादा सही चीज़ है, बिकॉज़ बहुत कम कॉस्ट में आप कर सकते हो ना। अगर आप नॉर्मली एक्जिस्टिंग जो सॉल्यूशंस है उसके थ्रू जाओगे तो आपको बहुत सारा पैसा मार्केटिंग में खर्च करना पड़ेगा। समझ बिल्कुल। रहे हो आप कि आपने इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने होर्डिंग्स लगवाने पड़ेंगे, या मतलब जो उनको कुछ कैश इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे उनको। तो उससे बेटर आप वो चीज़ें जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो टेक्नोलॉजी का मतलब मेरा ये है कि जैसे आप गूगल मार्केटिंग अच्छी कर सकते हो, फेसबुक मार्केटिंग अच्छी कर सकते हो। आजकल व्हाट्सएप मार्केटिंग से ब्रांड बन जा रहे हैं, हाँ, यू नो, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल, सब चीज़ें। बिल्कुल। वो अपने कंज्यूमर तक पहुंचने का तरीका आपका कैसा है वो इम्पोर्टेंट है, और उसको आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हुँ, उसकी लार्जर गेम ऑफ लाइफ में, उसके लिए दैट इज देयर। सो आशु, मुझे आप थोड़ा ये बताएंगे कि जैसे आप जब आप D2C ब्रांड स्टैब्लिश करते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है? अगर आपको पहले, जैसे आपने अगर चलिए अपने एक आइडिया सोच लिया, मैं ये करूंगा, आपने सोच लिया, जैसे आप FMCG में कर रहे हैं, तो अगर मैं FMCG का एग्जाम्पल लें, जब आपने D2C ब्रांड बनाया था, तो आपने अपने दिमाग में क्या क्या की पॉइंट्स रखे थे, ये 4 प्रोसेसेस मैं करूंगा तब जाके मेरा ब्रांड का बनेगा? क्या हुँ। रजिस्ट्रेशंस होते देखिए, हैं, क्या क्या गवर्नमेंट से हुँ, अप्रूवल हुँ। करते हैं, ये थोड़ा सा आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो आपको जो ब्रांड बनाने के लिए एक आइडिया सोचना ज़रूरी है, और उसके अराउंड एक कॉन्सेप्ट जो मैं बोल रहा हूँ, और उस कॉन्सेप्ट को आपने एक सिंबलाइज़ करना ज़रूरी है, और वो सिंबलाइज़ कैसे होगा? वो एक लोगो के थ्रू, या आपका कैरिकेचर है उसके थ्रू। फिर आप उसको रजिस्टर करवाओ, और फिर आपका अगर कुछ यूनिक प्रोपोर्शन है, जैसे आपने कुछ अगर डिज़ाइन्स बनाए हैं, सो आप उसको भी अगर आपका यूनिक है, तो आप उसको पेटेंट के लिए फाइल कर सकते हो। सो ओके। वहाँ से आपकी वो आईपी इंडिया करके वेबसाइट है, वहाँ से आप इसको करवा सकते हो रजिस्टर। तो उसमें आपको एक ट्रेडमार्क तो बहुत ज़रूरी है आजकल, बिकॉज़ प्लेगरिज़्म बहुत एक कॉमन चीज़ है आजकल। आप मतलब जैसे अगर मैं इसका एग्ज़ाम्पल दूँ तो जैन शिकंजी आपने बहुत सुना होगा फेमस, लेकिन आपको हज़ार जैन शिकंजी वाले मिलेंगे और सब ये लिखते हैं कि मैं ओरिजिनल हूँ। बिल्कुल, तो उसको बिल्कुल, इसीलिए जो है, आप काम पहले शुरू ना करो, बट पहले ट्रेडमार्क करना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है, और पहले ये एक यूनिकनेस बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको मार्केट आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ जो हमने एक मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग ये देखी कि हम जो चाहते हैं वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, कस्टमर जो चाहता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। या मार्केट जो चाहती है वो ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ हम कभी-कभी अपनी हमको बहुत सारी चीज़ें इसमें ये है जो मैंने सीखा है कि हमको अनलर्न करना, फिर लर्न करना बहुत ज़रूरी है। हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के दम पर जो चीज़ें करना चाहते हैं वो हमेशा सही नहीं होती है। नहीं तो वी होती, शुड बी ओपन फॉर लर्निंग। बिल्कुल और आप उसके अलावा फिर अपने को जो सिंपल तरीका है वो गूगल में मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, और शुरू के लिए जो ये प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सही है, बट मोस्टली तो मतलब लॉन्ग रन में ये सक्सेसफुल इसलिए नहीं है बिकॉज़ मार्जिन्स ज़्यादा ले लेते हैं आपका। फिर आपके जो प्रोडक्ट्स का जो डिलीवरी टाइम होता है वो भी इन पे डिपेंडेंट होता है। वही है कि जैसे आपने बोला बिग बुली, तो ये भी एक प्रकार से बिग बुली है। वो आपको कंट्रोल करेंगे, राइट? बिल्कुल। सो इससे बेटर ये है कि आप खुद ही अपनी मार्केट को कंट्रोल करो। बट हाँ, शुरू में वो पॉसिबल नहीं होता है, तो शुरू में इन लोगों की हेल्प लेनी चाहिए जिससे कि आपका ब्रांड एस्टेब्लिश हो जाए। फिर एस्टेब्लिश हो गया तो फिर आप डायरेक्ट उसको कर सकते हो। सेल कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट। ये कुछ चीज़ें, हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल, आपके पास काफ़ी सोशल काफ़ी फुटप्रिंट आ जाते हैं अपने कंज्यूमर के, इधर फ़ोन नंबर आ जाएगा या ईमेल आईडी आ जाएगी, तो आप उसको रिटारगेट कर सकते हैं अपने तरीके से, जो आपका कुछ आया, कुछ नए ऑफर्स बना के या कर सकते हैं, व्हिच इज़ वेरी गुड। आई थिंक धीरे-धीरे स्लाइट एंड स्लोली मूवमेंट उस तरफ को जा रहा है कि जहाँ पर लोग मोर D2C ब्रांड्स को कंसिडर कर रहे हैं। बट आपको क्या लगता है कि एक जो D2C ब्रांड है, कोई अगर यंग ब्रांड है, उसको कितना टाइम लगता होगा, और कितना टाइम लगना चाहिए एक रीजनेबल मार्केट कैप्चर करने में? नहीं, अब इस पे तो ये तो एक नेवर एंडिंग डिस्कशन है, बिकॉज़ डिपेंड्स टोटली ऑन दी प्रोडक्ट। अब जैसे अगर जो बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है तो उसमें ज़्यादा टाइम भी लगेगा, और अगर आप नया सेगमेंट क्रिएट कर रहे हो तो उसमें कम समय भी लग सकता है। और इस पे फिर वही है कि आप अगर नया सेगमेंट क्रिएट कर रहे हो तो उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेगमेंट है और बहुत बड़ी उसकी टैम है, या टैम में आपको पता ही होगा, लेकिन लोगों को बताने के लिए टोटल एक्सेसिबल मार्केट बोलते हैं। सो अगर बड़ी मार्केट है और उसका हम छोटा-सा भी पार्ट बन जाते हैं, और क्योंकि बड़ी मार्केट है तो हर किसी के लिए ओपन है वो। हर किसी का यू नो अ, ओ काम मिलने के लिए हर किसी को
मिल सकता है, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो उसमें मिनिमम आपको 1 से 2 साल तो देने होंगे, और उसके बाद आपके सेकंड ईयर के बाद आपके रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं। और हमारे केस में तो यही हुआ था कि मोस्टली 1 साल तक भी हमने नहीं किया था, 7 टू 8 मंथ्स वी रैन इट, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। बट कुछ मतलब बिकॉज़ कोविड स्टक, और उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ हुए। तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। तो एक अनसर्टेनिटी है, बिल्कुल उस पे आप कुछ नहीं कर सकते। बट स्टिल एक लर्निंग ये है मूविंग फॉरवर्ड कि जो आपको एक फाइनेंशियल बैकअप होना ज़रूरी है, और आपको साथ-साथ मतलब उस मार्केट को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज़ अब हम एग्ज़िस्टिंग जो काम कर रहा हो उसके लिए ये चैलेंज रहता है, जो कि हम लोगों के लिए था, बिकॉज़ हम एग्ज़िस्टिंगली एक सही कर रहे थे, तो हमने कस्टमर इनसाइट्स को शायद इतना अच्छा स्टडी नहीं किया। बाकी जो नया बिज़नेस है, जो नए लोग शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज़ उनको सब चीज़ नया सीखना है। मैं सीखना सो है। उनके लिए सारी हाँ, नई लर्निंग्स है। हाँ, तो बिल्कुल। उनके लिए काफ़ी अच्छा एडवांटेज भी हो सकता है ये। सो आशु, आप मुझे बताएँगे कि अब आप आगे फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं? आगे कुछ नया इसी में एक्सटेंशन बिज़नेस का, या आपका क्या प्लान है? नहीं, मेरा तो ऑलरेडी हमारा ये जो बिज़नेस है, इसमें चल ही रहा है, तो इसमें हम लोग आगे मैन्युफैक्चरिंग साइड में थोड़ा और इनोवेशन में, बिकॉज़ मेरा जो मेन रहता है, जैसे मैंने आपसे पहले बोला कि मैं आर-एन-डी साइड में काफ़ी कुछ करना चाहता हूँ, रिसर्च। बिकॉज़ हम जो हमारा जो एंशिएंट विज़डम है और एंशिएंट नॉलेज है, उसको वेस्ट ना जाने दें, चाहे वो आयुर्वेद के क्षेत्र में, चाहे वेलनेस के क्षेत्र में। काफ़ी कुछ काम किया जा सकता है, तो उसमें हम वेलनेस के फील्ड में हम लोग रिसर्च करके उसमें नए प्रोडक्ट कुछ डेवलप करना चाह रहे हैं। सो मे बी जल्दी ही हम कुछ वेलनेस के क्षेत्र में नया प्रोडक्ट लेकर आएँगे, और उसको फिर हम आगे मार्केट करेंगे, या हम अ, मतलब उसकी सप्लाई, हमारा जो मेन उद्देश्य है कि एक्सपोर्ट का हम करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ अभी उसकी थोड़ा एक इंस्टेंट कैश और गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी प्रोत्साहन है उसमें। अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट उसको पुश कर रही है, बिकॉज़ वही है, आपका फॉरेन रिजर्व्स बढ़ जाते हैं गवर्नमेंट के भी। सो इनफैक्ट इस गवर्नमेंट ने 44 बिलियन का अचीव किया था टारगेट, और दे हैव वाह! सेट इट टू लाइक ऑलमोस्ट डबल। वाओ! सो काफ़ी प्रमोट कर रहे हो तो और इसमें पोटेंशियल इसलिए है क्योंकि इंडिया ही एक वेलनेस के क्षेत्र में काफ़ी अच्छी चीज़ें कर सकता है ऑलरेडी। हमारे पास रिसोर्सेज़ हैं। जस्ट हमको ये करना चाहिए कि हमें रिसर्च अपनी अच्छी करके हम कुछ प्रोडक्ट डेवलप कर पाएँ। और वही है कि बिकॉज़ एक वेलनेस एक ऐसा फ़ील्ड है जो बहुत ज़्यादा एक यू नो मार्केट बहुत बड़ी है उसकी। बिल्कुल। सो उसमें हम लोग कुछ करना चाह रहे हैं, और हम हमारा प्लान ये है कि हम कुछ एक इसके रिगार्डिंग में हम द नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं उसके अराउंड उसकी प्रोसेसिंग नेचुरल तरीके से करें, और लीस्ट केमिकल का एनवायरनमेंट हो, और ऑलमोस्ट ज़ीरो हो, मेरा तो ये है। तो मैं भी उसके अराउंड हम कुछ प्रोडक्ट डेवलप करना चाहें। या एवरीवन वांट्स आशु कि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स आएँ जो हेल्थ और वेल बीइंग पे ज़्यादा ध्यान दें। कल वैसे ही हमारी बॉडी में इतना केमिकल हर एंगल से जा रहा है, व्हिच इज़ नॉट गुड। अगर आप लोग जैसे यंग एंटरप्रेन्योर्स आएँगे और कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे जो लार्जर वेल बीइंग के लिए, लार्जर हेल्थ के लिए होगा, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा है। आशु, हम लोग ऑलमोस्ट 1 घंटा से ऊपर हो गया हमें बात करते हुए। सो आई हाँ, हाँ। जस्ट वांट टू नो फ्यू थिंग्स कि आपके बिज़नेस में कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? आपके कौन-कौन से पार्टनर्स हैं? और आपका आपका जो प्रोडक्ट है कहाँ-कहाँ मिलता है? और अगर आपसे कोई टच बेस करना चाहे कैसे कर सकता है? हाँ, अभी हम लोग 3 से 4 लोग जो है मेन पार्टनर्स हैं, और इसके अलावा हम हमारे प्रोडक्ट्स डायरेक्ट वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। और हिल्स टू होम नाम का ब्रांड है, ऑलरेडी वेबसाइट है हमारी। इंडिया मार्ट में हमारा एक होल्ड है। इसके अलावा पहले तो हम अमेज़न वगैरह में कर रहे थे, फिलहाल के लिए हमने अभी रोका हुआ है उसको। तो हम कुछ उसमें कुछ नया करेंगे, और बाकी इसके अलावा अ, हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं जिसमें कस्टमर कॉल कर सकते हैं, उसके थ्रू डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सो अब दूसरा ये है कि कुछ चीज़ें हम अभी रिसर्च फेज़ में हैं, सो उन प्रोडक्ट्स को हम जल्दी मार्केट में लाना चाहेंगे, एज़ सून एज़ हमारी कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं लैंड की और फैक्ट्री सेटअप की वो शुरू होएगी तो। और बस यही है, इसके अलावा तो अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए अपने बिज़नेस सेटअप से रिगार्डिंग, सो दे कैन ऑलवेज़ कॉन्टैक्ट अस। और मैं पर्सनली भी अवेलेबल हूँ, लिंक्डइन में आप काफ़ी ज़्यादा मतलब अवेलेबल हूँ मैं। फेसबुक में कम यूज़ रहता है मेरा। पहले मैं मतलब उसमें भी ऐसा नहीं है कि आई विल बी ऑलवेज़ देयर टू हेल्प समवन, कि अगर कोई शुरू करना चाह रहा है तो।
तो ये कुछ तरीके हैं जिससे मेरे को रीच आउट किया जा सकता है। बिल्कुल, और बाकी ऑडियंस के लिए बोलूँगा कि मैं आशु का लैंडलाइन नंबर, आशु का लिंक्डइन प्रोफाइल और आशुतोष जी का बेस्ट पॉसिबल कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल या फ़ोन नंबर जो भी ये मुझे देंगे इसके बाद पब्लिश करने के लिए पब्लिकली, वो मैं अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आशु, हुँ, मैं आपसे जाने से पहले ये पूछना चाहूँगा, काफ़ी यंग एंटरप्रेन्योर्स और काफ़ी यंग लोग हमारा प्रोग्राम देखते हैं और काफ़ी लोग फीडबैक आता है कि हम लोग को कुछ नया सोचना है, कुछ करना है। तो आपका क्या रहेगा राय जो बिज़नेस के फील्ड में एंटर करना चाहता है? आप उनको क्या राय देना चाहेंगे अपनी लुकिंग एट व्हाट यू हैव अचीव्ड? नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने को बहुत कुछ अचीव कर लिया, इट्स जस्ट अ स्टार्ट। सो लेकिन हाँ, अभी उस स्थिति में भी नहीं है कि लोगों को बहुत बड़े लेवल का एडवाइस दे सकें, बट हाँ, लर्निंग जो हमारी रही है, तो उसमें ये है कि बहुत अनसर्टेन फील्ड है। जब तक आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड ना हो, सो डू नॉट एंटर अनलेस यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। और इसमें बहुत ज़्यादा वो है कि आप सोचो कि ऐसे रहेगी तो वैसे नहीं होती है, और एक परसिस्टेंस ज़रूरी है कि लंबा समय तक रुकना ज़रूरी है। लंबा समय। हसलिंग ज़रूरी है। हाँ, आपको मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है। मेहनत के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होती है, बट लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ें काम करती है। और ग्लूमी डेज़ और रेनी डेज़ तो बहुत हैं इसमें, बिकॉज़ हम हर हाँ, मैं ये देख रहा हूँ कि अभी जो हमारे उत्तराखंड में ख़ासकर इसको ये बात अच्छी है कि उसकी चीज़ें बताई जा रही है, बट साथ-साथ ये भी बताना ज़रूरी है लोगों को कि अ, क्या उसका मतलब सक्सेस रेट तो बताना अच्छा है, बट फेलियर रेट भी बताना ज़रूरी है, बिकॉज़ लोग उसके लिए प्रिपेयर रहें। तो ऐसा नहीं है कि सब अच्छी-अच्छी बातें हो और लोग बिल्कुल बिना किसी तैयारी के इसमें उतर जाएँ। तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली एग्री करूँगा मैं आपकी बात से कि काफ़ी यंग हाँ, लोग बिज़नेस में कूद जाते हैं विदाउट स्टडिंग कि कितने बिज़नेस सक्सेस हैं और कितने फेल हैं। आई वाज़ रीडिंग हाँ, सरप्राइजिंग 9 आउट ऑफ 10 बिज़नेसेस फेल। और मेरा दूसरा वही है कि हाई नंबर है। शुरू में हाँ, वही बिल्कुल इसलिए होता है वो कि हम शॉर्ट वही है, बिज़नेस के जो अराउंड ग्लैमराइज़ किया गया है कि बहुत जल्दी आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। समय इसमें बहुत लगता है। और पैसा कमाना अगर मेन उद्देश्य आपका, तो फिर शायद आप पैसा ना कमाओ। बट अगर आपका कुछ इम्पैक्ट क्रिएशन का है, तो आप पैसा भी कमाओगे और इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। सो इम्पैक्ट क्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए किसी भी बिज़नेस में, मेरा ये मानना है। चाहे कोई भी ये जो यंग जनरेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एजाइल है और काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। और उन लोगों के पास इनफैक्ट, क्योंकि सबसे बड़ी जो ज़्यादा अच्छी चीज़ है उनके पास की एज फैक्टर। हम लोग उतना ज़्यादा मोटिवेटेड, बिकॉज़ मैं अभी स्टिल अपने आप को यंग कहूँगा, बट जो अभी 20s में है, सो उनके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि बिकॉज़ दे आर हाइली फिल्ड विद एड्रेनालिन, उनका बहुत हाई है। सो तो उन लोगों को ये जोश के साथ थोड़ा-सा होश रख के करना चाहिए, और काफ़ी अच्छा कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत लोग कर रहे हैं। और एक इसको ग्लैमर को मतलब पैसा कमाना और ये सब जो फैंसी चीज़ें हैं कि इन्वेस्टर का पैसा से घूमो, और ये सब चीज़ें थोड़ा नहीं होनी चाहिए। मतलब वो ज़रूरी है, बट आप साथ में ये देखो कि आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो। बिकॉज़ अल्टीमेटली एक ही आपको लाइफ मिली है, और कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। तो बिल्कुल। आपकी अपने आप जितने भी इंडियन यूनिकॉर्न्स का देखो आप, तो आपको यही देखने को मिलेगा। पेटीएम ने भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया है कि बिल्कुल। उसने एक पेमेंट सॉल्यूशन को इस टाइप से रिवॉल्यूशनाइज़ कर दिया कि इंडिया में एक हर रेहड़ी वाला भी पेटीएम का स्कैन कोड लेके घूम रहा है। तो इसी प्रकार से और इंडिया 2-3 इंडिया स्टार्टअप्स इज़ ऐसे। लीडिंग इन इंटरनेट पेमेंट्स। हाँ, और हम चाइना से वही भी है आगे कि हाँ, और यूपीआई का सही इस्तेमाल किया। इसके अलावा एक और स्टार्टअप है जो मैं देख रहा था, उनसे मैं पर्सनली मिला भी हूँ, दीपक गर्ग जी हैं। उनने ट्रीविगो करके एक स्टार्टअप किया था, अभी तो यूनिकॉर्न है वो। ट्रक रिले सिस्टम लॉन्च किया उन्होंने, कि पहले जो ट्रक ड्राइवर्स होते थे वो लंबे रन में जाते थे और अपनी फैमिली से टच करने थे, तो उन्होंने रिले किया, जैसे रिले रेस होती है, तो उस प्रकार से एक बड़ा मतलब बड़े सर्किट में अगर ट्रक जा रहा है, तो उसमें काफ़ी ड्राइवर्स इन्वॉल्व होते जाएँगे, जिससे कि हर एक ड्राइवर अपने घर आ सकता है वापस शाम घर आ तक। सकता है। तो एक हाँ, प्रकार से वाक़ई। मतलब जो सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। तो इस टाइप बिल्कुल। से बिज़नेस होना चाहिए कि पैसे के साथ-साथ वो इम्पैक्ट क्रिएट करे। बिल्कुल, एग्री ऑन दैट क्योंकि मैं देखता था, कुछ हमारे दोस्त हैं जिनके ट्रांसपोर्ट के काम है, उनके ड्राइवर्स अगर पंजाब से निकल रहे हैं और उन्हें अगर गुवाहाटी हाँ, जाना है, तो वो 3-3 महीने घर से दूर हैं।
तो आई थिंक बिल्कुल, बिल्कुल। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। अगर वो ऐसा रिले फॉर्मेट अगर वो एप्लीकेबल कर पाया, इज एबल टू मेक इट अ यूनिकॉर्न, आई थिंक सल्यूट टू हिम, हाँ, सल्यूट टू हिम। आशु, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी ऐसा कुछ जबरदस्त करेंगे नियर फ्यूचर में। बट यू आर ऑन द हाँ, राइट पाथ। बिल्कुल। आई लव टू टेल यू दैट आप सही पाथ पर हैं। बस लेट थिंग्स हैपन फॉर यू, तो शायद यू विल मेक अ जी, ग्रेटर इम्पैक्ट। धन्यवाद आशु, आपका एंटरप्रेन्योर्स ऑफ बहुत-बहुत कॉमर्स आने धन्यवाद। के लिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छी राय देने के लिए, बच्चों को बताने के लिए कि कैसे, या जो लोग हमारे जो फ्रेंड्स इस चैनल को देख रहे हैं देखेंगे, उनके लिए एक गाइडलाइंस देने के लिए थैंक यू सो मच। और बाकी मैं आपकी डिटेल्स जो आप मुझे शेयर करेंगे मैं एंड में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच आशु। ओके, थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद।